लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं अवंतिका श्रीवास्तव। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करते हैं, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है, अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई और लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। सूरजमुखी की खेती से कमा सकते हैं अच्छा मुनाफा। ड्रैगन फ्रूट की फसल में जरूरी कार्य। सूरजमुखी एक ऐसी तिलहनी फसल है जिसकी खेती अपने प्रदेश में तीनों ही मौसमों में सफलतापूर्वक की जा सकती है। फिलहाल सूरजमुखी की खरीफ में उगने वाली किस्मों की बुआई के लिए सही समय चल रहा है। आप इसकी खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। सबसे पहले सभी किसान भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे सनफ्लावर यानी कि सूरजमुखी की खेती के बारे में। तो सूरजमुखी एक ऐसी तिलहनी फसल है जिनमें 40 से 50% तेल मिलती है और इसमें पुफा नामक एक अमाइनो एसिड रहता है जो कि उच्च रक्तचाप वाले पेशेंट्स के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो इसका फायदा दुगना है, सिर्फ एक के लिए नहीं। तो आइए हम बात करते हैं इसकी प्रजाति यानी कि वैरायटी के बारे में। इसके जो प्रजाति है दो भाग में बांटा गया है। पहली है सामान्य प्रजाति, दूसरा है हाइब्रिड। सामान्य प्रजाति में आता है TNAU SUF 7, GAU SUF 15। ये जो दोनों वैरायटी है ये ड्यूरेशन कम लेती है, 80 से 90 दिन में हो जाती है ये, और इसका पैदावार थोड़ा सा कम है, 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। अभी बात करेंगे हम हाइब्रिड यानी कि संकर वैरायटी के बारे में। संकर जो जाति है उसमें है ज्वालामुखी, PAC 36, PAC 109, कोयम्बटूर 2। ये जो प्रजातियां है इसका यील्ड होते हैं 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और इसका ड्यूरेशन ले लेता है 90 से 100 दिन तक। इसमें ध्यान रखने वाली एक बात है कि इसका जो बीज होगा संकर वाला आपको हर साल नया लेना पड़ेगा, नहीं तो आपको पैदावार नहीं मिलेगी। सूरजमुखी को मिट्टी की कई किस्मों जैसे रेतली, दोमट से काली मिट्टी में उगाया जा सकता है। उपजाऊ और जल निकास वाली मिट्टी में उगाने पर अच्छी पैदावार मिलती है। खेत की तैयारी के लिए एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से तथा बाद में 2 से 3 जुताई देसी हल या कल्टीवेटर से करें और खेत की मिट्टी को भुरभुरी कर लें जिससे कि नमी सुरक्षित बनी रह सके। अब बात करते हैं खाद और उर्वरक प्रबंधन की। तो 20 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से खेत की जुताई के समय मिला दें। इसके बाद यूरिया 125 किलो, DAP 130 किलो, MOP 70 और सल्फेक्स लगभग 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। उर्वरकों में यूरिया की 40 किलोग्राम मात्रा और अन्य उर्वरकों की पूरी मात्रा बुवाई के समय खेत में मिला दें और शेष बचे यूरिया की मात्रा को खड़ी फसल में 2 बार प्रयोग करें। और उसके साथ और एक ध्यान रखने वाली विशेष जो बात है ये है कि सल्फर ये कि तिलहन फसल होने की वजह से सल्फर देना बहुत ही आवश्यक है ताकि आप पैदावार अच्छा ले पाए। तो इसके लिए आपको 2 kg सल्फर प्रति हेक्टेयर मिला दीजिएगा जब आप लास्ट जोताई करते हैं। अभी हम बात करेंगे इसके सीड ट्रीटमेंट के बारे में।
तो सबसे पहले आपको जो सनफ्लावर का बीज है ये थोड़ा हार्ड होते हैं, तो इसको पहले आप एक रात तक पानी में भिगो के रखें। उसके बाद इसको आप फंजीसाइड जैसे कि थीराम से भी आप ट्रीट कर सकते हैं। तो 3 ग्राम थीराम पर केजी सीड में मिला के ट्रीट कीजिए। उसके 24 घंटे बाद आप इसको राइजोबियम या पीएसबी मींस फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया से आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। और एक बात बहुत ध्यान रखिएगा कि आप जब फंजीसाइड से इसको ट्रीट करेंगे उसके 24 घंटा बाद ही आप बायो फर्टिलाइजर से ट्रीट करें। जहां तक बीज दर की बात है तो इसकी संकर किस्मों के लिए 5 किलोग्राम बीज और संकुल किस्मों का 12 से 15 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। बीजों को हमेशा किसी प्रमाणित संस्था से ही खरीदें। बीजों की बुवाई कतारों में करें, जिसमें कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 30 सेंटीमीटर रखते हुए सीड ड्रिल की सहायता से बुवाई करें। जब हम फसल को लगा देते हैं खेत में, इस बुआई की 10 से 15 दिन के बाद हमारी खरपतवार आना शुरू हो जाते हैं। तो अगर खरपतवार आना शुरू हो जाते हैं उसको हटा दीजिए हाथ से। और उसके बाद क्या कीजिए, हटाने के साथ साथ और जो जरूरी काम है वो है थिनिंग। थिनिंग माने क्या है कि एक जगह में कभी कभी बहुत सारा बीज लग जाते हैं जिससे कि 4-5 पौधा एक ही जगह में उग जाते हैं। तो इसीलिए जब आप वीडिंग करेंगे, खरपतवार हटाएंगे, उसके साथ साथ पौधा को प्रॉपर स्पेसिंग मेंटेन करके लगा दीजिए। शुरुआती अवस्था में खरपतवारों की रोकथाम के लिए पेंडिमिलिथिन 3.3 लीटर दवा 700 लीटर पानी में घोलकर बुवाई से पहले प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें, जिससे खरपतवारों को जमाव नहीं होगा और फसल की बढ़वार अच्छी होगी। ये जो फसल है इसमें कीट और पतंग और थोड़ा सा कुछ जो विशेष बीमारियां है उसके बारे में आइए चलिए हम जानते हैं। तो सबसे पहले है इसका जो कीट, वो है हेड बोरर। तो ये कैपिटुलियम जो बोरर वो एक पिल्लो है, एक लार्वा है, जो कि पहले नीचे की पत्ती का जो मुलायम पत्तियां है उसमें बैठकर उसको खा लेते हैं। उसके बाद धीरे धीरे ये फूल की तरफ बढ़ जाते हैं और फूल में घुस के एक टनल बना के सारे बीजों को खा जाते हैं। इसके कंट्रोल के लिए आप क्लोरोफाइरिफॉस 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल के छिड़काव कर सकते हैं। अगर आप जैविक विधि से इसका उपचार करना चाहते हैं तो नीम तेल का जो 5 ml प्रति लीटर मिला के इसका उपचार कर सकते हैं। अब लास्ट और एक बात आप किसानों से हम आग्रह करना चाहते हैं, ये कि जब आप सनफ्लावर की खेती कर रहे हैं तो खेत में जब फूल आना शुरू होता है तो मधुमक्खी की बक्सा आप वहाँ पे रख सकते हैं। उससे क्या होगा, उसमें पोलिनेशन अच्छी होगी सनफ्लावर में और आपका पैदावार भी ज्यादा होगी। और आपका इससे 2 फायदा होगा, एक तो है आपका पैदावार होगी सूरजमुखी का अच्छा, और दूसरा है कि आपको मध भी मिलेगी जो आप बाद में सेल कर सकते हैं, घर में यूज कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर मेरी सारी बातों को आप अमल कीजिएगा तो आप 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर यील्ड ले सकते हैं। धन्यवाद। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़े हुए कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्दी लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। ड्रैगन फ्रूट की खेती उष्णकटिबंधीय अथवा उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है। ड्रैगन फ्रूट की खेती एवं अच्छी उत्पादकता के लिए उपयुक्त तापमान का होना जरूरी है। और अभी अपने प्रदेश के जिन किसानों ने ड्रैगन फ्रूट की फसल लगा रखी है, अभी इस समय फसल में कुछ कार्यों को करने की जरूरत पड़ती है, जैसे कि खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई प्रबंधन, कीट रोगों का प्रकोप आदि। तो किसान इन सभी कार्यों को किस प्रकार से करे, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची के डॉक्टर अरुण कुमार तिवारी।
किसान भाइयों जोहार। आप तो लगाते ही हैं कि एक बार लगाओ और 20 साल तक 15 साल तक उसमें फल पाओ। तो फल के पेड़ के दृष्टिकोण से आप जो पौधरोपण करते हैं वो तो इसी दृष्टिकोण से करते ही हैं। हम अभी बात कर रहे हैं ड्रैगन फ्रूट का। ड्रैगन फ्रूट जो बेस कीमती है और झारखंड के जलवायु के परिप्रेक्ष्य में बहुत वेल सूटेड क्रॉप है। ये नया है झारखंड के लिए, हम लोग एक तरह से नई तरह से रिकमेंड कर रहे हैं और बहुत इसकी उत्पादकता भी अच्छी है। किसान भाइयों, अगर आप ड्रैगन फ्रूट लगाए हैं और अगर उसकी उम्र 2 से अधिक साल की है, लगभग 2 साल की है, तो उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ज़्यादा है तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो ड्रैगन फ्रूट जैसा कि आप जानते हैं कि यह एक तरह से कहिए कि गर्म प्रदेश वाला फल है। इसको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए ऐसा बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन खाद वगैरह मिले, फल इससे लेना है तो शरीर अच्छा रहेगा, तभी इसकी उत्पादकता अच्छी होगी। इस फल के पौधों को दूसरे पौधों की तुलना में कम पानी की आवश्यकता होती है। फूल आने एवं फल के विकास के समय खेत में नमी की कमी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए बूंद बूंद सिंचाई पद्धति का उपयोग करना चाहिए। तो अभी आप क्या करें कि अब इसकी बढ़वार होगी, तो अभी आपको क्या करना है कि अगल बगल जितने खरपतवार हैं उसको निकाल दें, उसकी कोड़ाई कर दें, पौधे के चारों तरफ कोड़ाई कर दें और मैं तो कहूँगा कि 10 दिन के लिए छोड़ दें। कोड़ाई करके 10 दिन के लिए छोड़ दें। वो सूखेगा नहीं, मरेगा नहीं, आप उसकी चिंता मत करिए। 10 दिन छोड़ने के बाद 10-15 दिन तक आप छोड़ सकते हैं। उसके छोड़ने के बाद उसमें एक भूख जैसी जगेगी और उस मिट्टी में अगर कोई रोग जनित बैक्टीरिया या फंगस या इस तरह के कुछ हैं तो वो मर जाएंगे या ज़मीन के नीचे चले जाएंगे, तो ये उनका दुष्प्रभाव पौधे पे नहीं पड़ेगा। तो ये फ़ायदा है। ड्रैगन फ्रूट में अधिकतम उत्पादन के लिए 1 हेक्टेयर भूमि में लगभग 277 पौधे लगाए जा सकते हैं। ट्रिमिंग व प्रूनिंग पौधों की सीधी वृद्धि एवं विकास के लिए इनको लकड़ी व सीमेंट के खंभों से सहारा प्रदान करना चाहिए। अपरिपक्व पादप तनों को इन खंभों से बांधकर शाखाओं को सीमित रखते हुए 2 से 3 मुख्य तनों को बढ़ने के लिए छोड़ देना चाहिए। इसके बाद इसके ढांचे को गोलाकार रूप में सुरक्षित कर लेना चाहिए। अब उसके बाद आप जो कोड़ाई किए हुए हैं, कोड़ाई के 15 दिन के बाद आपको खाद देना है। तो गोबर की सड़ी हुई खाद आप उसका इस्तेमाल करें या वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गोबर की सड़ी हुई खाद लगभग 15 किलो प्रति पौधा के हिसाब से आपको देना है। वैसे तो हम बार बार कहते हैं कि मिट्टी जांच आप करा लें। मिट्टी जांच कराने से ये होगा कि किस चीज़ की कितनी कमी है, उसी हिसाब से हम उसकी सप्लाई करते हैं। लेकिन जो कार्बनिक खाद है, जो आपका जैविक खाद है, वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए ज़्यादा भी दे देंगे तो हानिकारक नहीं होगा। इसलिए हम अगर आप मिट्टी जांच नहीं कराए हैं तो मिट्टी जांच करा लें। और बिल्कुल संभावना है कि इसका रिजल्ट अभी नहीं आ पा रहा है तो खाद देने की ज़रूरत है, इसलिए कि बरसात में उसमें फूल लगेंगे तो स्वस्थ पौधा होगा, तभी स्वस्थ फूल और फल लगेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे। इसलिए आपको अभी देख रेख करने की ज़रूरत है। तो आप प्रत्येक पौधा आप करीब 15 किलोग्राम प्रति पौधा के हिसाब से जड़ के किनारे किनारे आप देख लें कि उसकी कैनोपी कितनी है, मतलब वो एरिया जो है वो ऊपर में हवा में कितना दूर तक फैला हुआ है। तो उतना ही दूर का एक वृत्त जैसा खींचें और सेंटर को आधा करें। सेंटर पॉइंट आपका हो गया जो सीमेंट का या आप आयरन का रॉड गाड़े हुए हैं जिस पे वो चढ़ा हुआ है बीच वाला, तो वो रॉड का जितना त्रिज्या है उसका आधा करके और उसके आधा करने के बाद वो करीब करीब 1 फीट गहरा आप लाइन बनाएं, आधा फीट चौड़ा वो गड्ढा खोदें, वृत्ताकार, वो निश्चित रूप से वृत्ताकार होगा। और उसमें आप 15 किलोग्राम प्रति पौधा के हिसाब से गोबर की सड़ी हुई खाद आप डालें। गोबर की सड़ी हुई खाद के साथ साथ आपको नीम या करंज की खल्ली भी 2 किलोग्राम, लगभग 2 किलोग्राम प्रति पौधे के हिसाब से डालना है, क्योंकि गोबर की सड़ी हुई खाद में कीड़े वगैरह लगने की संभावना ज़्यादा होती है। हालांकि बहुत सड़ी हुई हो फिर भी तो उस संभावना को कम करने के लिए हम नीम और करंज की खल्ली डालते हैं। ड्रैगन फ्रूट में कीट और व्याधियों का प्रकोप कम होता है, फिर भी इसमें एंथ्रेक्नोज और थ्रिप्स कीट का प्रकोप देखा गया है। एंथ्रेक्नोज के रोग नियंत्रण के लिए मैनकोजेब 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। थ्रिप्स कीट के लिए एसीफेट दवा का 0.1% की दर से छिड़काव करना चाहिए।
तो ये ऐसे आप करेंगे तो निश्चित रूप से बरसात में जो आपका फसल का और गर्मी के दौरान जो फसल का बढ़वार होगा, उसकी शारीरिक बढ़वार होगी वो ज़्यादा होगी और शरीर स्वस्थ रहेगा तो फूल की संख्या ज़्यादा होगी। फूल की संख्या ज़्यादा होगी तो स्वाभाविक रूप से फल ज़्यादा होगा और अंततः आपकी उत्पादकता बढ़ेगी। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे। एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार कृषि विज्ञान केंद्र ग्राम निर्माण मंडल सर्वोदय आश्रम सोखो देवरा नवादा से भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आसमान में मुख्य रूप से बादल रहने के साथ ही हल्की बारिश की संभावना है। जिनकी धान की नर्सरी 20 से 25 दिन की हो गई हो तो तैयार खेतों में धान की रोपाई शुरू करें। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 20 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। उर्वरकों में 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटास और 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से डालें। धान के खेतों की मेड़ों को मजबूत बनाएं, जिससे वर्षा का ज्यादा से ज्यादा पानी खेतों में संचित हो सके। वर्तमान मौसम को ध्यान में रखते हुए किसान मक्का की बुवाई मेड़ों पर करें। बीजों की मात्रा 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 18 से 25 सेंटीमीटर रखें। मक्का में खरपतवार नियंत्रण के लिए एट्राइजिन 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर 800 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। मौसम को ध्यान में रखते हुए किसानों को सलाह दी जाती है कि बाजरे की उन्नत किस्में पूसा 605, संकर बाजरा, पूसा 415, संकुल बाजरा, पूसा 383, HSB 67, इसके अलावा अन्य संकर किस्मों का चयन कर बुआई करें। बाजरा के बीजों को थीरम या मैंकोजेब दवा की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करने के बाद ही बुवाई करें। ये समय बैगन फूल गोभी की पौधशाला बनाने के लिए उपयुक्त है। किसान भाई पौधशाला में कीट अवरोधी नायलॉन की जाली का प्रयोग करें ताकि रोग फैलाने वाले कीटों से फसल को बचाया जा सके। पौधशाला को तेज धूप से बचाने के लिए छायादार नेट द्वारा 6.5 फीट की ऊंचाई पर ढक सकते हैं। इस मौसम में फसलों के नए बाग लगाने वाले गड्ढों में गोबर की खाद मिलाकर 5.0 मिलीलीटर क्लोरोपाइरीफॉस 1 लीटर पानी में मिलाकर गड्ढों में डालकर गड्ढे को पानी से भर दें ताकि दीमक सफेद लट से बचाव हो सके। पौधे किसी प्रमाणित नर्सरी से ही खरीदें। मौसम को देखते हुए बकरियों को कृमिनाशक दवाई
फेनबंडाजोल 125 mg का प्रयोग खिलाने में करें। प्रतिदिन बकरियों को 5 ग्राम नमक व 10 ग्राम खनिज मिश्रण अवश्य देना चाहिए। दुधारू पशुओं को दाना मिश्रण के रूप में भूसा, चोकर, खली, नमक, हरे और शुष्क चारे का मिश्रण, मिनरल मिश्रण अवश्य देना चाहिए। पशुपालक अपने पशुओं को बारिश के जल जमाव से अपने पशुओं को बचाएं। इस समय पशुओं में खुरपका, मुंहपका रोग और कृमियों की संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। अतः इससे बचाव हेतु पशुपालक पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण और पशुओं को कृमिनाशक दवा जरूर पिलाएं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम आपके कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है गांव सैदपुर, जिला भागलपुर के किसान संतोष रंजन ने। आप लोबिया की उन्नत बुआई तकनीक पर जानकारी चाहते हैं तो संतोष रंजन जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों नमस्कार। आज हम बरबटी की खेती की बात करेंगे। जैसा कि किसान भाई आपको पता है कि बरबटी बरसात में भी इसकी खेती की जा सकती है और बारिश का मौसम शुरू हो गया है, ये लगाने का सबसे उपयुक्त समय है। किसान भाई जहाँ तक किस्मों की बात है तो इसमें बहुत सारी किस्में हैं और जैसे IIVR से निकली हुई है, काशी कंचन है, काशी श्यामला है, आपका पूसा 2 मौसमी है, पूसा ऋतुराज है। इस तरह की बहुत सारी किस्में हैं, इनमें से हम चयन कर सकते हैं। हमको इसमें ये देखना है कि हमको कितने दिन में फसल चाहिए। जैसे पूसा ऋतुराज है वो काफ़ी कम समय में और एक ही पहली बार में ही इसमें करीब 85% इसमें फलियां आ जाती हैं और ये सब्जी के लिए और दालों के लिए दोनों के लिए बहुत उपयुक्त है। बरबटी की खेती में एक चीज़ और किसान भाइयों को ध्यान देना होगा कि हमें मार्केट में ये देखना पड़ेगा कि हमें सफ़ेद वाली या गाढ़े हरे रंग वाली किस रंग की फली की हमें मार्केट में डिमांड है, उसके हिसाब से हम अपनी किस्मों का चयन करना चाहिए। लोबिया की खेती किसी भी प्रकार की भूमि में की जा सकती है। इसके अच्छे उत्पादन के लिए दोमट मिट्टी अधिक उपयुक्त मानी जाती है। अच्छे जल निकास और प्रचुर रूप से कार्बनिक पदार्थ वाली मिट्टी इसके लिए विशेष रूप से उपयुक्त होती है। खेत की तैयारी। सबसे पहले खेत की मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई कर दी जाती है। इसके बाद 2 बार देशी हल या कल्टीवेटर के द्वारा खेत की जुताई करके पाटा चलाकर खेत को समतल कर देते हैं। अब हम बात करते हैं इसके न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की या उर्वरक की व्यवस्था की। तो 200 से 250 क्विंटल FYM अपन खेत में आखिरी जुताई के समय पर इसमें मिला दें। क्योंकि बरबटी लेग्यूमिनस क्रॉप है, ये फली वाली फसल है, इसमें हमें नाइट्रोजन की बहुत आवश्यकता नहीं होती। इसमें चूँकि बरबटी में खुद में ये क्षमता होती है कि वातावरण में जो नाइट्रोजन है वो उसको फिक्स कर लेता है। तो हमें 12 से 14 किलोग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। और जहाँ तक बात है फास्फोरस की और पोटास की, तो 60 से 70 किलोग्राम फास्फोरस और इतने ही पोटास की आवश्यकता होती है। और ये सभी कुछ हम खेत में अंतिम जुताई के समय में इसको मिला देना चाहिए। अब बात आती है कि बरबटी की खेती के लिए हमें बीज कितनी मात्रा में आवश्यकता होगी। तो किस्म के अनुसार और खेत के हिसाब से 12 से 15 किलो पर हेक्टेयर के हिसाब से बीज पर्याप्त होता है।
सबसे पहले तो हम किसान भाइयों से ये कहेंगे कि बरसात में चूंकि फफूंदी जनित रोग ज़्यादा आक्रमण करते हैं फसल पर, इसलिए बीजोपचार बहुत ही आवश्यक है। तो खास तौर से बरबटी के बीज के लिए थायरम 3 से 4 ग्राम पर किलो के हिसाब से इसका बीजोपचार आवश्यक है। बुआई का तरीका। चौला की फसल बुआई के समय पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 से 50 सेंटीमीटर और बीज की गहराई 3 से 5 सेंटीमीटर रखते हुए बुआई करनी चाहिए। चौला की बुआई खरीफ में मानसून आने पर जून शुरुआत से जुलाई के अंत तक कर सकते हैं। खरपतवार नियंत्रण। बुआई के बाद फसल में कई तरह के खरपतवार उग जाते हैं। जो किसान भाई रासायनिक दवाओं से खरपतवारों का नियंत्रण करना चाहते हैं तो वे बुआई के 48 घंटे के अंदर पेंडिमेथिलीन 3.3 लीटर दवा 700 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करते हैं। इसके बाद खरपतवारों को नियंत्रण करने के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करके फसल को खरपतवारों से मुक्त रखना चाहिए। बरबटी में एक चीज और है कि इसमें 2 तरह की फसलें होती हैं। एक तो जो छोटी रह जाती हैं और एक होती हैं जो झाड़ी नुमा होती हैं। जो झाड़ी नुमा होती हैं वो ज़्यादा लंबे समय तक चलती हैं और उनके लिए हमको स्टैकिंग की व्यवस्था करनी होती है कि उसकी बेलें ज़मीन में ना फैलें। और जो छोटे और झाड़ी नुमा होते हैं उनमें हमें स्टैकिंग की आवश्यकता नहीं होती है। तो किस्मों का चुनाव करते समय हमें इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। और खेत की तैयारी करते समय हमें ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि ये उथली जड़ वाली फसल है, इसीलिए अगर बरसात में आपका 7 से 8 दिन के अंदर बारिश नहीं होती है तो हमें इसमें पानी देने की भी आवश्यकता होती है। पर पानी हम इतना ही दें कि इसकी जड़ें चूँकि उथली हैं तो कम मात्रा में पानी दें, बहुत जल भराव की स्थिति निर्मित ना करें। ये अगर छोटी छोटी चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से हमको अच्छी फसल प्राप्त हो। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-889-2163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।